नमस्ते दोस्तों, लवली जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने मोशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने और वो टॉपिक है बल। और बल हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। और बल की परिभाषा क्या है और बल के बारे में, बल कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और बात करने से पहले हम बल को थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी पिंड पर दबाव एक खिंचाव बल कहलाता है। बल क्या होता है? किसी पिंड को मैं खींच रहा हूं या फिर मैं धक्का मार रहा हूं, उसे ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और बल क्या परिवर्तित करता है हमारे जीवन के अंदर? क्या क्या करता है? बल एक दिशा को बदल सकता है दोस्तों। यस, अगर मान लीजिए बल को, एक टॉपिक को मैं समझाने से पहले बल को मैं एक बॉक्स लेता हूं। इस बॉक्स के माध्यम हर एक पॉइंट को मैं कवर करूंगा। एक बॉक्स लेता हूं और इस बॉक्स पर मैंने इस एक साइड में एक नियत बिंदु, इसमें लिखा हुआ है एक नियत बिंदु पर लगता है। बल क्या लगता है? नियत बिंदु पर लगता है। कैसे? मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया और मैं इसको गतिमान देता हूँ, इसको गति करता हूँ, गति देता हूँ। मोशन मैंने पढ़ा, मोशन क्या होता है? गतिमान। अब इस गति को के लिए ही तो बल लगाना पड़ता है। हम बल देंगे तभी तो गति होगी। और जैसे ही मैं इसको धक्का दूंगा या फिर मैं इसको खींचूंगा, इसमें मोशन उत्पन्न होगा। तो लाइक ए फोर्स इज क्रिएट्स मोशन, मतलब बल क्या है? एक गति प्रदान करता है। मैं या फिर इसको एक नियत बिंदु पर बल दूंगा। मैं यहाँ पर बल नहीं लगा रहा, यहाँ पर बल नहीं लगा रहा और ना ही मैं नीचे बल लगा रहा हूं, वैसे एक नियत बिंदु पर बल लगा रहा हूं। इसे एक ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ये बल, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं, इसका आकार भी बदल सकता है। बल क्या करता है? एक आकार भी बदल सकता है। और बल क्या है? एक दिशा भी बदल सकता है। और बल धीमा व तेज कर सकता है। मान लो ये बॉक्स है, बॉक्स को मैं तेजी से, गतिमान है, ये एक ही दिशा में गति कर रही है और इस पर मैंने बल लगा लिया विपरीत दिशा में, तो ये रुक जाएगी। और ये गति को क्या कर रहा है? धीमे भी कर रहा है। और एक मैं धक्का दे रहा हूं और धक्का तेजी से दे दिया और धक्का अलग तरीके से मार दिया गया किसी बॉक्स पर, तो ये एक प्रकार गतिमान होगी। और जब गतिमान होगी तो उस पर एक बहुत पॉजिटिव फोर्स भी लगेगा या बल भी तेज बल लगेगा, ज्यादा तेज बल होगा और तेज बल होगा। और बल तेज होने की वजह से इसको तेज गति भी मिलेगी। अब यहाँ पर एक नोट मैंने लगाया है, ये क्या है? बल एक ध्रुवीय सदिश है। कैसे है? ये ध्रुवीय शब्द आया एक टॉपिक में। ये ध्रुवीय सदिश क्या है? देखो, थोड़ा ध्यान दो। ध्रुवीय एक नियत बिंदु पर लगता है। मान लो ये नियत बिंदु है, ये बिंदु है, इस पर क्या होगा? ध्रुवीय लगा। ये एक ही दिशा में बल, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में ये गतिमान रहेगा। तो ये एक ही दिशा में लगेगा, तो ध्रुवीय सदिश है। तो ये दिशा से रिलेटेड हो गया दोस्तों। जब दिशा से रिलेटेड होगा उसे क्या वो कहेंगे? ध्रुवीय सदिश कहेंगे। अब ध्रुवीय सदिश के बारे में आपको पता चल गया है। अब दिशा होगी तो अब ऑटोमेटिक आपको पता है बल भी एक क्या है? एक ध्रुवीय सदिश है। बल के साथ साथ मैंने त्वरण भी बताया था। त्वरण भी क्या होगा? ध्रुवीय सदिश होगा नहीं होगा? वेग भी क्या होगा? ध्रुवीय सदिश होगा, क्योंकि इसमें भी क्या है? दिशा है और इसमें क्या है? दिशा है। तो ध्रुवीय सदिश क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। और बल ही ध्रुवीय सदिश होगा और वेग भी क्या होगा? ध्रुवीय सदिश होगा। और अब ये धनात्मक और ऋणात्मक बल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। अगर ये आवेश है, आपने आवेश के बारे में देखो, कोई पॉजिटिव पोर्शन है और एक पॉजिटिव है। ये बॉक्स पॉजिटिव है, आवेश है, इसमें आवेश क्या है? पॉजिटिव है। और इसमें क्या है? आवेश पॉजिटिव है। अब अगर इन दोनों को, अगर मैं एक मार्कर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, एक मार्कर को मैं नेगेटिव ले लेता हूं, अगर दोनों को आवेशों को नजदीक लाऊंगा तो ये आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ। अगर मैं इसको दोनों को, अगर मैं इसको भी पॉजिटिव रखूं और इसको भी पॉजिटिव रखूं, तो दोनों को पॉजिटिव है, जब दोनों को मैं पॉजिटिव पास में लाऊंगा तो ये प्रतिकर्षण करेंगे एक दूसरे को। तो इसी को क्या कहते हैं? पॉजिटिव बल क्या हो गया? पॉजिटिव बल हो गया दोस्तों दो समान अवयवों के मध्य प्रतिकर्षण हो गया। और आकर्षण क्या? दो असमान अवयवों के मध्य जो प्रतिकर्षण होता है उसी को क्या कहते हैं? ऋणात्मक बल कहते हैं। अब ऋणात्मक एक ग्रेविटेशनल, जब गुरुत्वाकर्षण में बल पढ़ाऊंगा आपको, उसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा साउथ और नॉर्थ के बारे में। जब नॉर्थ और साउथ होगा, देखो इसका, ये आप पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो। जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होंगे, आपस में आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित कर देंगे। अगर साउथ है,
ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब ये साउथ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, जब दोनों एक दूसरे पोल को हम नजदीक लेकर आएंगे दोस्तों, तो जब नजदीक लेकर आएंगे तो ये आकर्षण नहीं करेगा, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। इसी को क्या कहते हैं, बल। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और ये पर हम बल करें, और जब बल पड़ रहे हैं तो बल के अंतिम बिंदु तक बने रहिए आप, ताकि मैं आपको एक एक पॉइंट एक एक तरीके से आपको बता दूं। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलकर हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जब हम बल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ बल लागू होता है, कहाँ कहाँ बल हमें पता चलेगा ये बल यहाँ पर लागू हो रहे हैं, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें। जब दो वस्तुएं संपर्क बल, ये कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं संपर्क बल के बारे में। जब दो वस्तुएं, ये जो भौतिक वस्तु हैं, ये जो दो मटेरियल से बना हुआ है, जब ये दोनों आपस में संपर्क में आएंगे तब क्या बल लगेगा, जब संपर्क में ना हो तो क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। संपर्क बल क्या होता है, जब दो वस्तुओं के बीच लगा बल क्या होता है, जब वे भौतिक रूप से संपर्क में ना हो। मान लीजिए ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, दोनों आपस में जब क्लोज होंगे या फिर आपस में मिलेंगे तभी इसमें संपर्क उत्पन्न होगा। संपर्क जब उत्पन्न होगा तो यही तो हमारा बल क्या कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है, क्योंकि इनके संपर्क होने से ही बल प्राप्त हुआ है हमें। इसके टाइप्स क्या है, कहाँ कहाँ लगता है, घर्षण बल। घर्षण बल को भी हम आगे, मैं टॉपिक घर्षण बल ही पढ़ा रहा हूँ तो उसको समझा दूंगा मैं। घर्षण बल में भी संपर्क बल से ही घर्षण बल, टक्कर के बाद जब दो वस्तुएं जब टकराती हो, टकराने के बाद जो एक दूसरे से दूर चली जाती है वहां पर भी संपर्क होता है, और जब संपर्क होता है उससे टक्कर के बाद जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे संपर्क बल में आता है। और ये सामान्य प्रतिक्रिया बल, जब मान लीजिए बॉक्स पड़ा है, जब ये स्थिर अवस्था में है, जब mg नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल भी लगता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल और प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। और एक तनाव भी क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल है दोस्तों। असंपर्क बल क्या होता है, वे भौतिक राशियां या फिर जो भी भौतिक फिजिकली जो कोई भी बॉडी है या फिजिकल जो वस्तु है आपस में टकराए ना, उसे ना टकराने के कंडीशन में क्या बल प्राप्त होता है, हाँ होता है दोस्तों। इसका मान है गुरुत्वाकर्षण बल। हम स्थिर अवस्था में हम जब पृथ्वी पर चल रहे हैं, तो पृथ्वी पर चल रहे हैं तो हमें एक बल का एहसास नहीं होता है, लेकिन बल लग रहा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमें नीचे की तरफ खींच रही होती है, उसे क्या कहते हैं, असंपर्क बल। उस कंडीशन में असंपर्क बल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। और फिर विद्युत बल भी, इसमें हम विद्युत बल के अंदर ही पढ़ेंगे, और चुंबकत्व बल के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारे टाइप्स है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बल के बारे में। दोस्तों हम संपर्क बल के बारे में बात कर चुके हैं और असंपर्क बल के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे संतुलित बल और असंतुलित, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड। कैसे, इसकी परिभाषा थोड़ा सा हमें देख लेनी चाहिए। जब कोई वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का, जो सभी बल हैं उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, उसे ही क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल, कोई भी वस्तु अपनी विराम की स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझोगे आप, मेरे इस डायग्राम को समझना थोड़ा सा। आप देखोगे कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर फोर्स F लगा रहा हूँ और नीचे F लगाने के बावजूद मेरी ये जो स्थिति है, क्या विराम अवस्था में संतुलित रहता है? हाँ भाई, विराम अवस्था कोई भी वस्तु रहती है उसमें बल जरूर कार्यरत रहता है, लेकिन वो हमें बैलेंस्ड रहता है, हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें ये संतुलित बल होता है। अब मैंने मान लीजिए F फोर्स लगाया इस पर, जो ये टिकी हुई है, एक जगह स्थिर है। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और मैंने बल लगाया और ये आगे खिसक नहीं रही, मैंने बहुत सारा बल लगाया लेकिन खिसने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये बल है वो आगे नहीं खिसका। अब क्यों नहीं खिसका, इसका कारण क्या है? ये मान लीजिए mg नीचे की तरफ है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे इसको कार्यरत है ये, और एक गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, और ये mg नीचे की तरफ बाहर है, और इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है। n क्या है, नॉर्मल फोर्स। प्रतिक्रिया बल क्या है, प्रतिक्रिया बल दोस्तों, ये मैंने पहले वाले मोशन के अंदर बता चुका हूं। और ये F क्या है, जो मैंने फोर्स लगाया। लेकिन ये नहीं चलने का कारण क्या है, मान ये जो घर्षण बल पीछे की तरफ लगता है ना दोस्तों, जो घर्षण बल लगता है पीछे की, घर्षण बल जो पीछे की तरफ लगता है वो इस बल से कई गुना ज्यादा है, इसलिए वो खिसक नहीं रही या स्थिर अवस्था में है और ये आगे नहीं चल पाई। और अभी अगर असंतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है दोस्तों, जब किसी बलों का जो परिणामी है वो हमेशा शून्य ना हो। इसमें क्या है, शून्य हो सकती है। कैसे, F है वो ना हमेशा म्यू जी क्या है, यहाँ पर एक वो हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेंगे, और ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और ये जो n है
वो mg के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों परिणामी हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा दोस्तों। और ये जब शून्य आएगा n माइनस mg तो f बराबर तो हमेशा बैलेंस्ड रहेगा और ये स्थिर अवस्था में रहेगी। और जब यही वस्तु मान लीजिए ये बॉक्स है और अगर ये चलनी शुरू हो जाए, मोशन शुरू हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस पर गति लगी और गतिमान हुआ। ये जब गतिमान हुआ दोस्तों तो ये F जो फोर्स है, F फोर्स इसको लेके जा रहा है। और जब लेके जा रहा है तो इसका मतलब ये घर्षण बल भी क्या होगा, हमेशा कम हुआ। जो कम हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, ये गतिमान हुआ। गतिमान हुआ तो ये अनबैलेंस हुआ, असंतुलित हो गया। और असंतुलित बल को ही क्या कहते हैं, जिसका परिणामी शून्य ना हो। ये F इस घर्षण बल के इक्वल नहीं होगा, ये F हमेशा घर्षण बल से ज्यादा होगा, तभी ये मोशन करने लगा। और बल का एक अर्थ निकाल सकते हैं हम, बल है वो एक मोशन क्रिएट करती है किसी वस्तु में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों संपर्क बल के बारे में बात कर चुके हैं, असंपर्क बल के बारे में बात कर चुके हैं, उसके बाद बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, मतलब संतुलित बल के बारे में बात कर चुके हैं। और उसके बाद में हमने असंतुलित बल या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब जो बात करने आ रहा हूं दोस्तों वो है अभिकेंद्रीय बल। क्या है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा याद है। अभिकेंद्रीय मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में इसको। और इसकी जो परिभाषा है वो पहले परिभाषा आप अच्छे से लिख लो। पहले इसको मैंने परिभाषा से, ये सेंट्रीपेटल समझाऊंगा, आगे जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपको नहीं समझाऊंगा, ये इसी से अगर ये आ गया तो वो दूसरा तो अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। किसी वस्तु को किसी वृत्त में घूमने के लिए वस्तु की केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। ये देखो ध्यान से देना, वस्तु के केंद्र की ओर कैसे। अब मान लीजिए जो कोई वस्तु है वर्ताकार मार्ग पर पथ पर गतिमान है, वो गति कर रही है, तो ये अंदर की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा, वहां पर फोर्स लगेगा। अंदर की तरफ कौन सा बल लगेगा, वो अभिकेंद्रीय बल है, उसको संतुलित। लेकिन जब अंदर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब बाहर की तरफ भी तो एक बल लगेगा। मैंने एक बात की, अगर एक फोर्स अगर एक खींच रहा है तो एक, जब मैं एक किसी फोर्स पर बल लगा रहा हूं तो इसके बाहर की तरफ एक किसी बॉक्स लिया और बॉक्स पर मैंने फोर्स लगाया, और जब फोर्स लगाया तो पीछे की तरफ घर्षण बल लगा। लेकिन इसके अंदर भी एक बल लगेगा, वो बल क्या रहेगा, बाहर की ओर। और बाहर की ओर जो लगेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल। क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। क्या होगा, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और ये अंदर की तरफ होगा, जो अंदर की तरफ होगा वो अभिकेंद्रीय बल होगा। इसका फॉर्मूला ये लिख लो, F फोर्स लगा, M क्या है, यहाँ पर मास है, द्रव्यमान। कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, उसका V क्या है, जो इस किस वेग से वो गतिमान है किसी भी पथ के अंदर, वो वेग क्या है, वेग है। और उसके बाद क्या R है, यहाँ पर त्रिज्या। क्या है, R यहाँ पर त्रिज्या है, R क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है। ये हमेशा याद रखना। और सेंट्री, इसका एग्जांपल क्या लेंगे, सड़क पर मुड़ने के लिए, कोई भी सड़क पर कोई गाड़ी लेकर मुड़ रहा हूं, वो जो तनाव जो उत्पन्न होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स अभिकेंद्रीय जो बल उत्पन्न करता है, वो कौन करता है, टायर और जो सड़क है उसके बीच में जो उत्पन्न होता है। अभिकेंद्रीय बल सड़क एवं टायरों के बीच के घर्षण से प्राप्त होता है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं डोरी। जब मैं किसी डोरी को किसी वर्ताकार मार्ग में घुमा रहा हूं, तब उसके अंदर जो तनाव जो उत्पन्न होता है, उस तनाव की वजह से ही क्या होता है, तनाव की वजह से जो अभिकेंद्रीय बल हमें प्राप्त होता है उस कंडीशन में। और ये कौन सा बल है, संपर्क बल भी काम कर रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब अपकेंद्रीय बल का एग्जांपल मैं आपको खुद को लिखना है, इसको ध्यान से देखना है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है जब ड्रायर मशीन, जब हम मशीन चलाते हैं, कौन सी, वॉशिंग मशीन जो है ना, हम सुखाने वाले, जो कपड़े सुखाने वाली जो मशीन है, वो अपकेंद्रीय बल का एग्जांपल है। और जब हम घरों में क्रीम जो निकालते हैं, दूध के अंदर जो क्रीम निकालते हैं और छाछ जब बनाते हैं, वो वही अपकेंद्रीय बल का एग्जांपल है। इसमें जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना और अपने कॉपी में अलग से एक लिख लेना। मैं सिर्फ एक अभिकेंद्रीय बल के बारे में बताऊंगा, अपकेंद्रीय बल आपको खुद को लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं और फ्रिक्शन के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों हम अभिकेंद्रीय बल के बारे में बात की, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपेटल जो फोर्स के बारे में हमने जो बात की, उसके बाद हमने उसके अंदर देखा फ्रिक्शन भी देखा। जब मान लीजिए कोई कार है जो सड़क पर चल रही है, तो उसके पीछे की तरफ एक फोर्स भी अप्लाइड होता है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप इसको डायग्राम से समझते हैं हम। मान लीजिए एक बॉक्स है और ये इधर फोर्स लग रहा है,
जब ये फोर्स लग रहा है तो ये गति हुई। मतलब फोर्स का मतलब क्या है, किसी को मोशन देना, किसी को गति देना। जैसे ही ये गति हुई तो इसके पीछे की तरफ एक फोर्स लगा एफ, और एफ होता है वो म्यू एन होता है दोस्तों। क्या होता है नॉर्मल वे में, क्या होता है म्यू एन। म्यू क्या होता है, इसमें एक कंडीशन होती है, ये नियतांक है, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है। क्या है, नॉर्मल फोर्स है। अब दोस्तों इसको जैसे ही मैंने धक्का दिया है, जैसे ही मैंने धक्का दिया उस पीछे की तरफ फोर्स है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, क्या ये रेस्ट पोजीशन में क्या घर्षण बल लगता है? हाँ दोस्तों लगता है। क्या ये गतिमान है तब भी लगता है? हाँ भी उसमें भी लगता है। लेकिन जब कोई रेस्ट पोजीशन से कभी गतिमान अवस्था तक कितना मैं फोर्स लगाऊं ताकि ये गति करने लगे, वो गति करने से उससे पहले ये गति नहीं करेगी और उसके बाद हमें गति करनी है, तो इसका क्या कारण है? ये जब मैं अप्लाइड फोर्स है म्यू एस, इसको मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। पहले हम स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करें। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा रेस्ट पोजीशन, जब विराम अवस्था में कोई वस्तु हो उसको हम वहां पर हमेशा स्टैटिक घर्षण बल लगेगा। और जब हमारी गतिक काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो गतिक अवस्था है, जो गतिमान है, जो मोशन है, जब ये गति कर रही है, उस कंडीशन में हमारा काइनेटिक या फिर गतिक हमारा फ्रिक्शन लगेगा। और ये क्या विराम अवस्था में लगेगा? हाँ भी विराम अवस्था में लगेगा। और ये क्या मोशन में लगेगा? हाँ। अब इसमें मैंने बताया लगातार परिवर्तित जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, जो म्यू, जो एफ जो हम करते हैं, फ्रिक्शन जो फोर्स करते हैं, एफ सी एफ एस जो करते हैं, स्टैटिक घर्षण बल करते हैं, क्या परिवर्तित होती रहती है? हाँ भाई परिवर्तित होती रहती है। लेकिन इसका नियत भी होती है जब मोशन में है। नियत कैसे? नियत बिंदु पर। मान लीजिए यहाँ पर नियत बिंदु है, जब ये गतिमान है तो ये नियत बिंदु पर ही तो हम फोर्स लगा रहे हैं। जब नियत बिंदु पर फोर्स लगाएं तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब हम विराम अवस्था में रहेगा तब हमें स्टैटिक घर्षण बल लगेगा। अब जब अप्लाइड फोर्स म्यू एस एन बराबर, ये मैंने बोला म्यू एस एन एन जे, आपने कभी इस पर फोर्स लगाया, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा कि सर जब ये ऐसा कौन सा बल लगे, कितने मैक्सिमम फोर्स तक, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक है वो गतिक में परिवर्तन होगा, जो स्टैटिक घर्षण बल है वो गतिक में परिवर्तन होगा। तब हम जब फोर्स है वो म्यू एस स्टैटिक घर्षण बल से, ये क्या स्टैटिक घर्षण बल, एस यहाँ पर मैंने स्टैटिक इसका एक एस रिप्रेजेंट लिया है, एस से लिया है, और इसको याद रखना। और के को काइनेटिक, मतलब ये गति घर्षण बल है, के लिया है, ठीक है। म्यू एस लिया, और म्यू एस वो इससे अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स हमेशा अगर ज्यादा होगा तो हमेशा की तरह ये जो है हमेशा जो वस्तु है वो गति करने लगेगी। और इसी मैक्सिमम जो ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जो होगा, इस मैक्सिमम से बाहर या इस मैक्सिमम से ज्यादा ही वस्तु गति करेगी, तो इसी को हम सीमांत घर्षण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं इसी को। वे मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम स्टैटिक घर्षण जिससे वस्तु आगे गति करने लग जाए उसको सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और ये क्या है? गति घर्षण बल। गति घर्षण बल हमेशा दो प्रकार की होती है, एक लोटनी घर्षण बल और एक सर्पी। अब इसके नाम से आपको पता चल जाएगा। अभी लोटनी लुढ़क कर गति करती है वहां पर लोटनी गति होती है, और सर्पी जो सांप के समान जो चलती है या सर्पी घर्षण बल होता है। वहां पर क्या होता है? घर्षण बल होता है। अब हम बात करें दोस्तों, फ्रिक्शन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसको फ्रिक्शन को दूर करने की क्रम, इसके जो एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, कहाँ यूज आती है। दोस्तों मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया, घर्षण बल के अंदर मैंने बात की कि उसके जो नोट मैंने लिखा है, एक सर्पी संपर्क बल बताया, उसके बाद हमने असंपर्क बल पढ़ा, उसके बाद अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय पढ़ा। लेकिन अब फ्रिक्शन पढ़ा। फ्रिक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक सीमांत घर्षण बल के बारे में बात की हमने। सीमांत घर्षण बल क्या होता है? वो मैक्सिमम स्टैटिक बल जिससे वस्तु गतिमान हो जाए। उससे पहले जब हम लगाएंगे तो गति नहीं करेगी कोई वस्तु, लेकिन उसके बाद हमेशा गति करेगी, उसको सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये क्या किस पर निर्भर करती है? क्या संपर्क तलों की प्रकृति या फिर उनको बोले खुरदरेपन से, या फिर बात करें पदार्थ पर निर्भर करती है। कैसे? देखें, मान लीजिए अलग अलग मेटेरियल से बना हुआ है और इस पर मैंने किसी दोनों के संपर्क में लेकर आ गया। जब संपर्क में आया, जब दोनों अलग अलग, एक लकड़ी से बना हुआ है और एक स्टील से बना हुआ, तो इसकी प्रकृति तो निर्भर करेगी। अगर ये दोनों स्टील के हुए तो इस पर अच्छे से चल पाएगा, या फिर ये जो खुरदरापन इसमें ज्यादा होगा, इसमें एक नेचुरली चीज जो है प्रकृति पर निर्भर करेगा, खुरदरेपन पर निर्भर करेगा। और इसके बाद में हम बात करेंगे निर्भर पदार्थ की, पदार्थ भी होगा, ये लकड़ी का बना हुआ है कि ये किस स्टील से, कोई धातु से बनी हुई है, तो ये निर्भर करती है। उसके बाद लोटनी घर्षण के बारे में मैंने बात की। ये जो लोटनी घर्षण बल होते हैं ना दोस्तों, ये स्टैटिक घर्षण बल और गति घर्षण बल के
बल से नगण्य होती है, शून्य होती है, तो इसके तुलना में बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको नगण्य माना जाता है। और इसका सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनी घर्षण बल से अधिक हो। जो सर्पी घर्षण बल होता है ना, क्यों सर्पी घर्षण बल होगा? अब मान लीजिए, आप देखो ये सर्प के समान चल रहा है मान लो, और ये सर्प के समान चलेगा तो ये कवर हर एक एरिया को कवर तो अच्छे से करता जाएगा। जब एरिया को कवर अच्छे से करेगा इसका मतलब उसमें जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लगेगा। जब लोटनी है वो लोटते हुए चल जा रहा है, तो लोटनी गति के अंदर ये जो है ये है ना, उसको कवर आज कम नहीं है और एक मिनिमम पॉइंट पर उसके छूट जाएगा, उस मिनिमम पॉइंट पर वो इस जगह को लीव कर देगा या छोड़ देगा, तो उस वजह से यहाँ पर जो घर्षण है वो एक मामूली सी घर्षण प्राप्त होगा, जो कि इस सर्पी घर्षण बल से कम होगा। अब बात करते हैं घर्षण कम करने के तरीके। घर्षण कम करने के तरीके क्या है? एक तो पॉलिश द्वारा हम किसी भी वस्तु के दोनों को पॉलिश कर देते हैं और उसमें जो संपर्क करेगा, मान लो ये दोनों खुरदरे हैं और इस दोनों खुरदरों को आपस में टकराऊंगा तो इसमें खुरदरापन की वजह से उसमें घर्षण ज्यादा लगेगा। अगर मेरे को घर्षण कम करना तो उसमें क्या पॉलिश कर दूंगा आसपास। और उसका स्नेह क्या लुब्रिकेंट, कोई भी लुब्रिकेंट जो डालते हैं हम, बेयरिंग जो होते हैं हमारे जो बाइक के अंदर, उसके अंदर मान लो कभी कभी फ्रिक्शन हो जाता है और फ्रिक्शन से उसमें आवाज आने लगती है, और आवाज आने की वजह चेन की बात करो उसमें भी हम क्या लुब्रिकेंट से लगाते हैं, कोई भी लुब्रिकेंट चाहे आप बात करो। फिर बॉल बेयरिंग की बात करें, इससे भी हम किसी भी घर्षण को कम किया जाता है। एक थोड़ा सा आपको यह बर्फ से ढकी पटरी पर बालू फेंकना, जब जहाँ पर बर्फ वाला इलाका होता है वहां पर क्या पटरी पर बर्फ आ जाती है, और पटरी पर जब बर्फ आ जाती है उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, सॉरी बहुत कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर क्या हम बालू फेंक देते हैं और बालू फेंकने की वजह से फ्रिक्शन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया बॉल बेयरिंग। अब ये बॉल बेयरिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। मान लीजिए कोई दो मैटर है, कोई भी घूमने वाली कोई वस्तु है, एक दूसरे पर मैंने संपर्क में लेकर आया, और जब संपर्क में लेकर आया तो इस संपर्क की वजह से ये इस वस्तु के टच होगा, टच होने की वजह से ये घूम तो नहीं पाएगी। जब घूम नहीं पाएगी तो उस वजह से क्या होगा, इसमें दोनों में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उससे ये टूट फूट सकती है। जब टूट फूट ना हो इसलिए क्या इसमें एक बॉल लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से मूव होने लग जाए आपस में, और मूव होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, बॉल बेयरिंग होता है। इसी को क्या कहते हैं, बॉल बेयरिंग कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं और चलते हुए इसको थोड़ा सा ध्यान फ्रिक्शन को देख लेना, अच्छे अभिकेंद्री और अपकेंद्री को बहुत अच्छे से ध्यान से आपको याद करना है। दोस्तों हम बल के अंदर बात कर रहे थे, जो भी फोर्स हमारे लग रहे थे, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल। उसके बाद में हम बात करेंगे संवेग की। दोस्तों संवेग क्या है, इसके बाद मोमेंटम क्या है, मोमेंटम की जरूरत क्या है, इसको हम शाब्दिक अर्थ में मोमेंटम को क्या लेंगे, इसके लिए हमें समझना होगा। पहले हम थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं, इस परिभाषा से हम फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूले से हम आराम से पहले विमीय सूत्र निकालेंगे और ऐसा यूनिट निकालना सिखाएंगे आपको। और P बराबर क्या है, m इंटू वी। जैसे वस्तु का संवेग है उस वस्तु द्वारा धारण, जो वस्तु है वो धारण किए हुए गति का परिणाम होता है, वस्तु के धारण के गति का परिणाम होता है। कैसे गति का परिणाम कैसे होगा, ये गति है और परिणाम क्या है, m द्रव्यमान क्या है, मान लो P बराबर क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो क्या हुआ, ये कोई वस्तु है, कोई वस्तु वो गतिमान है, जब गतिमान है तो उसमें बल लगना, गति करने लगी, जैसे ही गति करने लगी उसमें ना वेग आया, वेलोसिटी आई, और उसका वो कुछ द्रव्यमान की वस्तु तो होगी जो गतिमान होगी, तो उसका संक्षिप्त रूप या उसका इक्वल रूप ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान या संवेग कहलाता है, संवेग कहलाता है। अब इसका विमीय सूत्र बनाते हैं, तो इसको देख लीजिए, ऐसा यूनिट बनाते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, ये द्रव्यमान किससे रिप्रेजेंट है, किलोग्राम से। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, विमीय सूत्र में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी एक बार और देख लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। और वेग क्या है, मीटर पर सेकंड। ये सेकंड नीचे था, सॉरी पहले अच्छे से बता दो, ये सेकंड नीचे था, मीटर पर सेकंड, ये सेकंड ऊपर आएगा तो इनवर्स में चेंज होगा, और इनवर्स में चेंज होते ये क्या आएगा, s माइनस। अब इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। विमीय सूत्र के अंदर इसको क्या लेंगे, कैपिटल M देंगे, जो मैंने आपको बताया, और मीटर को क्या लेंगे, L लेंगे, और सेकंड को क्या लेंगे, T लेंगे, कैपिटल T लेंगे, और इस पर बार क्या है, एक। इसका विमीय सूत्र आ गया संवेग। और संवेग और आवेग क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर तो है आवेग, तो संवेग और आवेग का विमीय सूत्र समान होता है। ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसा यूनिट भी आ सकती है संवेग की। इसके बाद इसका फॉर्मूला भी आ सकता है, लेकिन ये स्थिति कहाँ पर आएगी, स्थिति के क्वेश्चन है ना, ये ज्यादातर ना स्कूल में ही होते हैं, जब ना स्कूल टाइम के दौरान होते हैं। कभी कभार रेलवे के अंदर शायद मुझे लगता है ये इस बार आ सकता है,
जब स्थिति कैसी होगी हमारी, जब स्थिति जब हम जब द्रव्यमान को समान मान लेते हैं, जब हमारे जो फॉर्मूला इसको द्रव्यमान को मैंने समान माना तो P इक्वल टू किसका होगा V, इसको नियत मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तब हमारा जो ग्राफीय निरूपण आएगा, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा P है और V के बीच में ग्राफ जो M होएगा वो M जो स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ होगा। और इसका मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ होने का मतलब क्या है दोस्तों, जब स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ होएगा, जब स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ होगा तो इसका मतलब है ये m है वो हमने नियत माना है, m को हम कांस्टेंट मानेंगे और p हमारा संवेग है और v हमारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। जो x और y एक्सिस निर्देशांक के अंदर हम इसको लेंगे और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जो इक्वेशन 2 बनेगी, क्योंकि हमारा v1 एक वेलोसिटी दो कोई भी मटेरियल है या दो कोई भी पार्टिकल है, जो दो पार्टिकल होंगे उस पार्टिकल का एक का संवेग होगा m v1 p1 और एक p2 होगा m v2। तो इसको दोनों को हम इक्वेशन, ये जो एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बनेगी और इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे ये रिजल्ट आएगा हमारा। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। उसमें जब हम वेग को नियत करते हैं, मान लो हम वेग को नियत करते हैं, तब क्या होगा, तब हमारे ये फॉर्मूले में रखेंगे हम, ये फॉर्मूला होगा और ये जब हम दो इक्वेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वस्तु है वो दो वस्तु है। जब संवेग का संरक्षण का नियम देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम जो दो वस्तु, ये m1 है, ये m है, ये वेग वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ये v2 के साथ चल रहा है, इसका भी संवेग है और इसका भी संवेग, दो पार्टिकल है ना, दो वस्तु है ना। तो दो वस्तुओं के लिए इस कंडीशन में हम जो वेग को क्या करेंगे, नियत मान लेंगे। तो जो वेग को नियत मानेंगे वो p इक्वल टू किसके होगा, m होगा। तो v स्थिरांक को हम मानेंगे और p हमेशा क्या होगा, समानुपाती की होगा, v के होगा। तो v इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ आएगा, ड्रॉ होगा, वो ऐसे होगा। और रैखिक संवेग अगर बराबर होगा तो p1, और जब इस रैखिक संवेग को हम अगर बराबर कर दें तब क्या होगा हमारी कंडीशन में, हमारी जो ग्राफ जो होगा वो हमेशा p पैराबोलिक 1/m होगा, v पैराबोलिक बाई m होगा, इनवर्स में चला जाएगा 1/m के। तो इस कंडीशन में हमारा जो v है और m के बीच में जो ग्राफ होगा वो p इस कंडीशन में होगा, पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अब हम संवेग संरक्षण के बाद हम आवेग को पढ़ते हैं। दोस्तों हमने संवेग पढ़ा, संवेग के बाद मैंने बताया था आवेग, संवेग और आवेग एक ही है। लेकिन आप नोटिस करिए आवेग की क्या जरूरत पड़ेगी, संवेग की क्या जरूरत पड़ेगी। संवेग को एक शाब्दिक अर्थ में हम नुकसान भी समझ सकते हैं, नुकसान कैसे मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले हम आवेग को पढ़ते हैं। आवेग को पढ़ने से पहले आपको इसमें ध्यान देना होगा, ये अल्प समय, क्या लिखा हुआ है, अल्प समय। जब कोई संवेग या कोई वस्तु गतिमान है, उस अल्प समय के लिए जो परिवर्तन हो रहा है, अल्प समय के लिए जो कार्य कर रहे हैं, कोई भी बल है वो अल्प समय के लिए जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। बल का जो आवेग है, बल इंटू समय, मतलब कोई भी ना वस्तु है, मैंने इस पर एक अल्प मात्रा अल्प समय के लिए अगर मैंने कोई बल लगाया है, उस कंडीशन में हमेशा आवेग होगा। क्या होगा, आवेग होगा। और ये संवेग में परिवर्तन, संवेग में मामूली सा परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन, इसी को क्या कहते हैं, आवेग। और इसका विमेय सूत्र वही होगा जो मैंने बताया। विमेय सूत्र क्या होगा, mL/t-1, क्योंकि ये क्या है, संवेग में परिवर्तन है। और ये क्या है, ऐसा ही क्या है, किलोग्राम, ये सेम ऐसा यूनिट होगी। अब मैंने बताया कि संवेग को नुकसान कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, ये एक बॉल है, आपस में टकरा गई। आपस में टकराने के बाद में ये वापस एक दूसरे की दूर चलेगी, होगा। जैसे ये टकराई और उसके बाद दूर चले गए, इस कंडीशन में क्या, ये इसका m द्रव्यमान का बल है, ये m द्रव्यमान की वस्तु है, ये m द्रव्यमान का वस्तु है। जब ये आपस में टकराई, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी है, इसकी भी वेलोसिटी है, तो टकराने के बाद में ये दोनों आपस में जब टकराई तो इसमें कुछ ना कुछ संपर्क हुआ। जब संपर्क बल लगा, जैसे ही संपर्क हुआ तो इसमें कुछ ना कुछ हमारे इसमें टूट फूट हो गया, नुकसान होगा। जब एक दूसरे की जो वस्तु एक दूसरे की तरफ, दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ जब टकराती हैं, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न जरूर होती। और विकृति उत्पन्न होने का मतलब क्या होगा, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, संवेग हो गया। इसको मैं ऐसे ही समझता हूँ इस कंडीशन। संवेग, नुकसान क्या है, संवेग क्या है, m द्रव्यमान की वस्तु है और v इसकी वेलोसिटी है। इस को क्या कहते हैं, आवेग या फिर संवेग भी कहते हैं। संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आवेग है और ये m भी क्या है, आवेग है, संवेग है, सॉरी। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब संवेग संरक्षण जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, ये संवेग संरक्षण सिद्धांत हमारे कंपटीशन में नहीं आता, लेकिन आप सिर्फ आवेग को देखना है और एक संवेग के बारे में जानना है। इसके विमेय सूत्र क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होती है और इसका एक फॉर्मूला ये और इसकी एक परिभाषा। ये जो अल्प समय है ये कभी कभार हमारे हिडन में दे दिया जाए, रिक्त स्थान बोलोगे, ये हमारी परिभाषा दे दी और ये अल्प समय हमसे पूछ लिया जाएगा, भाई यहाँ पर
क्या आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा ये आवेग हो गया। ये पार्ट मेरा फर्स्ट है जो बल के बारे में मैंने नॉर्मल एक बेसिक बताया है। इसके बाद हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे और गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे केपलर के नियम पढ़ेंगे और प्लैंक वेग के बारे में भी जानने को मौका मिलेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसमें आप जुड़े रहिए ताकि आपको अलग से नई नई जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास और नई नई नॉलेज मिलेगा। और साइंस जो भी कंपटीशन एग्जाम का जो एग्जाम होगा उसमें इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने हैं, चाहे वो रेलवे की बात करूं चाहे वो स्टेट लेवल की बात करूं।